सोचिए अगर एक दिन आपकी रोज की जिंदगी अचानक एक सवाल से बदल जाए, वैसे ही बदला हुआ जैसे किसी किताब के पन्ने अचानक पलट जाएं और कहानी का मोड़ बदल जाए। बरेली की सड़कों जैसी भीड़ भरी जिंदगी में मायरा सहगल की छवि पूरे शहर में साफ और पक्की थी। हर सुबह वही काली स्कॉर्पियो चौराहे पर रुकती और उससे उतरकर एक सख्त आत्मविश्वासी इंसान निकलती, एसपी मैडम मायरा सहगल। वर्दी की चमक, चाल की कठोरता, चेहरे पर कड़ापन सब बतलाता था कि वो ईमानदार, निडर और अपना मामला जानने वाली अफसर हैं। पर इस ठोस परत के भीतर एक टूटा हुआ अतीत छिपा था। 2 साल पहले उसके पति की रहस्यमयी मौत ने उसकी दुनिया हिला दी थी। उसकी मुस्कान का रंग फीका पड़ गया था और वो शहद की तरह मीठी बातों से दूर हो गई थी। उसी चौराहे के एक कोने पर हर रोज एक खामोश फकीर बैठता था। वो ना तो बहुत मांगता, ना ही जोर शोर से कुछ बोलता, बस अपना स्थान लेता और धीरे धीरे गुजरती गाड़ियों और लोगों की निगाहों में खो जाता। मायरा उसे रोज कुछ पैसे देती और वो सिर झुकाकर सिर्फ नजरें मिलाता। उसकी आंखों में कुछ था, कोई गहरी चुभन, कोई छिपा हुआ गम जो हमेशा मायरा को खींचता पर समझ में नहीं आता। लोग उसे भिखारी कहते थे, पर उसकी मौजूदगी मायरा के लिए चिंता और जिज्ञासा दोनों की वजह बन गई थी। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। मायरा ने बिना खास सोचे समझे पैसे आगे बढ़ाए और वो फकीर अचानक बोला, मैडम, मुझसे निकाह कर लीजिए। मायरा का चेहरा कुछ सेकंड के लिए स्थिर रहा। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, फालतू बात मत करो, और चल दी। पर उस दिन फकीर ने पैसे नहीं लिए, वो सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। ये छोटी घटना मायरा के दिमाग में रह गई। अगले दिन वही चौराहा, वही फकीर फिर वहीं बैठा। इस बार उसने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक बड़ी साजिश के बारे में बता सकता हूं। मायरा ने पहले उससे अनसुना किया, पर जब उसने एक बंद गोदाम में हथियारों के जखीरे की बात कही, बिना घसियाने या संदिग्ध घुमा फिराकर, तो उसने तुरंत टीम भेज दी। जो मिला उसने सबको चौंका दिया। भारी मात्रा में गैरकानूनी हथियार, लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क और कई संदिग्ध कागजात। ये वो पल था जब वो फकीर सिर्फ रहम का पात्र नहीं रहा, वो एक रहस्य बन गया। फिर उसने और भी कई घटनाओं के बारे में जानकारी दी। छोटी चोरी कहाँ होने वाली है, किस दुकान पर धमकी दी जाएगी, किस गली में स्मगलिंग हो रही है, और हर बार उसकी सूचनाएं सटीक निकलीं। मायरा उसे सिर्फ नजर से नहीं देखती थी, वो उससे बात करने लगी। कभी चाय मंगवा देती, कभी बस उसके पास खड़ी होकर हाल पूछती। धीरे धीरे वो फकीर हर्षित के नाम से जाना जाने लगा। एक शख्स जो कभी शायद ऊपर उठ रहा होगा, पर अब खुद को मिटा चुका था। उसके चेहरे पर जो थकान थी, उसके अंदर की शान ने मायरा को खींचा। एक दिन हर्षित ने कहा, आपने कहा था कि एक बारिश में कॉफी पिएंगे। मायरा के दिल में एक बूंद सी गूंज थी। ये वही शब्द था जो उसने कभी अपने कॉलेज के सबसे करीबी दोस्त वेदांत चतुर्वेदी को कहा था। अचानक शक की एक लकीर उभर आई। ये सिर्फ संयोग हो सकता था, पर मायरा के अंदर की शंका अब सरगर्म हो चुकी थी। उस शाम जब वो ड्यूटी से लौट रही थी और गाड़ी अचानक सुनसान सड़क पर बंद हो गई, तो हर्षित, वही फकीर, अचानक वहां खड़ा दिखा और कहा, मैडम, इस वक्त आप अकेली नहीं होनी चाहिए। इस आवाज में ऐसा अपनापन था जो केवल किसी बेहद परिचित व्यक्ति से आता है। मायरा को हिचकिच हुई, पर वो उसे अपने साथ ले आई। घर पर खाना परोसते ही हर्षित ने धीमे से कहा, इस स्वाद में कुछ है, जैसे किसी भूले हुए पल की दस्तक। मायरा का सीना धड़क उठा। ये बात उसने कभी सिर्फ वेदांत को कही थी। अब सवाल और गहरा हो चला था। यह आदमी कौन था और कितनी सच्चाइयां उसके भीतर दबी हुई थीं। मायरा ने अनजाने तार के सुरों से सच पाने की ठान ली। अगले दिन उसने अपने पुराने कॉलेज मित्र, फॉरेंसिक एक्सपर्ट विवान खन्ना को बुलाया। चुपके से ली गई हर्षित की तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या पहचानते हो? विवान ने कहा कि चेहरा जाना पहचाना है, पर फॉरेंसिक आधार चाहिए, डीएनए या फिंगरप्रिंट। मायरा उलझन में थी। हर्षित को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, पर सच जानना भी उसकी जरूरत बन चुका था। तभी हर्षित की चुप्पी ने एक एक रहस्य खुलना शुरू कर दिया, पर वो हर उत्तर के साथ नए सवाल भी दे रहा था। अब मायरा के दिल में वो न खत्म होने वाला सवाल हर पल सर उठाने लगा। यह आदमी कौन है? उसकी नजरें क्यों इतनी पहचान वाली लगती हैं? वो बातें कैसे जानता है जिन्हें सिर्फ करीबियों ने सुना था? क्या यह महज संयोग है या सच? उधर हर्षित, उसका व्यवहार अब भी शांत था। वो भिखारी जैसे कपड़े ही पहनता, सिग्नल पर बैठता, कुछ सिक्के इकट्ठे करता और रात होने पर मायरा के घर लौटा था। मायरा ने उसके लिए घर के पिछवाड़े में एक छोटा कमरा तैयार कर दिया था, एक सुरक्षित कोना। पहले तो उसने मना किया, पर आखिरकार खामोशी से सिर झुका दिया। ये खामोशी ही उसका सबसे गहरा राज बन गई थी। एक शाम मायरा ने उससे पूछा, जब तुम्हारे पास रहने की जगह है, खाना है, तब भी तुम उसी सिग्नल पर क्यों जाते हो? हर्षित ने बस एक अजीब सी मुस्कान दी, क्योंकि
वही मेरी हकीकत है मैडम। मायरा के मन में सवाल और गहरा गया। इसी बीच शहर में खलचल मच गई। मशहूर व्यापारी शौर्य अग्रवाल के गोदाम में आग लग गई थी। मायरा तुरंत मौके पर पहुंची। आधा गोदाम राख में बदल चुका था। आग इतनी तेज थी कि लगता था किसी ने जानबूझकर लगाई है। टीम सबूत ढूंढ रही थी, तभी माहिरा की नजर राख के ढेर में पड़ी एक अधजली तस्वीर पर गई। तस्वीर में एक युवक था और उसका चेहरा हूबहू वेदांत चतुर्वेदी से मिलता था। उसी वेदांत से जिसे माहिरा ने 2 साल पहले शमशान में अंतिम बार देखा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, वेदांत चतुर्वेदी 2019 अग्रवाल एंटरप्राइजेस। माहिरा के हाथ कांप थे। हवा जैसे अचानक थम गई हो। अगर ये सच में वेदांत था तो फिर उस कार एक्सीडेंट में किसकी लाश मिली थी और वेदांत का अग्रवाल ग्रुप से क्या रिश्ता था? उस रात माहिरा को नींद नहीं आई। मन के भीतर एक तूफान उठ रहा था। सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया, अब वो हर्षित से सीधे जवाब लेगी। लेकिन जब वो सिग्नल पहुंची, हर्षित गायब। मंदिर की सीढ़ियां, फुटपाथ, पुल के नीचे, पुराने बस स्टैंड, हर जगह खोजा, वो कहीं नहीं मिला। शाम ढलते ढलते मायरा थककर जब घर पहुंची तो देखा हर्षित दरवाजे पर बैठा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर कोई अनकहा बोझ। मायरा गुस्से में बोली, कहाँ थे तुम? हर्षित ने नजरें झुका ली। बस एक काम था मैडम, आप परेशान मत हो। मायरा उससे तस्वीर के बारे में पूछना चाहती थी पर रुक गई। सिर्फ इतना कह पाई, क्या तुम शौर्य अग्रवाल को जानते हो? हर्षित ने मायरा की आंखों में झांका। उसकी आवाज में अजीब सी कड़वाहट थी। इस शहर में ऐसा कौन है जो उसे नहीं जानता? इसी दौरान जांच आगे बढ़ी और पुष्टि हुई, गोदाम की आग हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर रात के अंधेरे में लगाई थी। गवाहों ने बताया कि आग वाली रात एक अजनबी को गोदाम के इर्द गिर्द देखा गया था। लंबा चोगा, सिर पर फटा सा साफा, ठीक वैसे जैसे हर्षित पहनता था। अब माहिरा के मन में उठने वाला शक और गहरा हो चुका था। क्या हर्षित वही है जो वो दिखता है, या वो एक ऐसा चरित्र है जो सच छुपाने के लिए खुद को गरीबी की परतों में लपेटे बैठा है? यही सोचते हुए मायरा ने अपने सबसे भरोसेमंद खुफिया अफसर वीर मल्होत्रा को बुलाया। उसकी हर हरकत पर नजर रखो, वो रात को कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या बातें करता है, एक एक जानकारी चाहिए। कुछ ही दिनों में वीर ने रिपोर्ट ला दी। मैडम, वो हर रात एक उजाड़ खंडहार में जाता है। वहां कुछ अजनबी उससे मिलते हैं। क्या बातें होती हैं ये समझ नहीं आता, पर मामला साधारण नहीं है। अब ये मामला सिर्फ एक भिखारी की मदद नहीं रहा था, ये एक ऐसी गुत्थी बन चुका था जिसमें हर कदम नया राज खोल रहा था। मायरा खुद उस खंडहर तक पहुंची। दीवारें टूटी थीं, जमीन पर राख थी और बिखरे कागजों में उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी सांस रोक दी। अग्रवाल एंटरप्राइजेस की पुरानी फाइलें और एक पुराना खत जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वेदांत, ये राज बाहर गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मायरा के हाथ से खत लगभग गिर गया। वेदांत, वो तो मर चुका था, या वो जिस लाश को उन्होंने पहचाना था वो कोई और थी? अब मायरा के अंदर एक भूचाल था। ये खेल, ये राज, ये फकीर, सब कुछ अब किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा था। अब मायरा समझ चुकी थी कि ये कहानी सिर्फ दया, ममता या रहम की नहीं, बल्कि रहस्यों, रिश्तों और खतरनाक साजिशों की है। हर्षित, वो आदमी जिसे शहर भिखारी समझता था, उसे लेकर अब मायरा के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या वो वही है जिसे मैंने 2 साल पहले खो दिया था? उस रात मायरा घर लौटी तो उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। उसने तय कर लिया, अब हर्षित से सीधे जवाब लेने होंगे। वो उस कमरे की ओर बढ़ी जहां हर्षित ठहरा था। दरवाजा थोड़ा खुला था। वो भीतर दाखिल हुई तो हर्षित मिट्टी से सने पैरों के साथ एक कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर वही शांत पर गहरी आंखें थीं, जैसे किसी टूटे हुए संसार का बोझ छिपा हो। मायरा ने मेज पर रखी तस्वीर उठाई, वही तस्वीर जिसमें वेदांत जैसा चेहरा था। उसने तस्वीर हर्षित की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये कौन है? जवाब दो। हर्षित ने तस्वीर ली। कुछ सेकंड तक उसे देखा। पलकें हल्के से कांपी, पर चेहरे की स्थिरता नहीं टूटी। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है मैडम, पर इतना जान लीजिए मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मायरा का सब्र टूट चुका था। अगर अब भी सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। हर्षित की मुस्कान इस बार कड़वी थी। आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगी तो वो सच कभी बाहर नहीं आ पाएगा जिसे जानना आप खुद चाहती हैं। इस एक वाक्य ने मायरा के भीतर जैसे कोई नस काट दी। गुस्सा और बेचैनी मिलकर ज्वालामुखी बन चुकी थी, पर उसी पल हर्षित ने एक नई दिशा खोली। अग्रवाल के ऑफिस के नीचे एक तहखाना है, वहीं सब छुपा है, फाइलें, रिकॉर्ड, काले राज। अगर सच चाहिए तो वहीं मिलेगा।
मायरा ने देर नहीं की। रात के अंधेरे में उसने अपनी टीम बनाई। ऑपरेशन सीक्रेट एंट्री शुरू हो चुका था। अग्रवाल के पुराने गोदाम के नीचे एक लोहे का दायरा था जिसे टूटे टाइल्स ढक रहे थे। उसे हटाते ही एक अंधेरी सीढ़ी नजर आई। नीचे उतरते हुए हवा में नमी, सड़ंद और किसी बड़े अपराध की गंध थी। तहखाना खुलते ही पहली ही रैक पर कई फाइलें मिली। हथियारों की तस्करी के बिल, हवाला एंट्री, ड्रग रूट्स और कई ऐसे नाम जो सीधे शहर के ताकतवर लोगों से जुड़े थे। उनमें एक फाइल पर लिखा था वेदांत चतुर्वेदी, टारगेट डेटा। मायरा का दिल धड़कना भूल गया। क्या वेदांत को पता था? क्या इसी वजह से उसकी हादसे की कहानी गढ़ी गई थी? उसी वक्त पुलिस टीम ने वायरलेस पर आवाज दी, मैडम, शौर्य अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रवाल गिरफ्तार हुआ, पर मायरा के भीतर की बेचैनी कम नहीं हुई। सवाल वही थे, अगर वेदांत मर चुका था तो फिर वो चेहरा तस्वीर में क्यों था? अगर वो जिंदा था तो वो 2 साल तक कहां था? और अगर वो नहीं तो फिर ये खेल किसने रचा? इसी दौरान विवान खन्ना का कॉल आया। मायरा, डीएनए टेस्ट का काम शुरू होने वाला है, 2 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। 2 दिन मायरा के लिए 2 साल जैसे हो गए। इस उधेड़बुन ने उसका फोन फिर बजा। इस बार एक अनजान नंबर था। दूसरी तरफ एक गहरी भारी आवाज थी, बहुत आगे बढ़ रही हो मैडम एसपी। अगर हर्षित को नहीं छोड़ा तो अंजाम भुगतनी होगी। फोन कट गया। मायरा ने धीरे से फोन रखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, एक ठंडी चुप आग जल उठी थी। धमकियां मुझे नहीं रोक सकती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल था। ये आदमी कौन है जो जानता है कि मैं हर्षित को क्यों ढूंढ रही हूं? उधर हर्षित की आंखें हर दिन और गहरी होती जा रही थीं। वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर कोई फैसला साफ साफ लिखा दिखाई देने लगा था, जैसे वो किसी चौराहे पर खड़ा हो और दोनों रास्ते खाई की तरफ जाते दिख रहे हों। फिर एक सुबह विवान का मैसेज आया, रिपोर्ट सुबह तक तैयार हो जाएगी। लेकिन उसी शाम सबसे बड़ा झटका लगा। जब मायरा घर लौटी, हर्षित गायब था। टेबल पर एक छोटा सा कागज पड़ा था, मैडम, मुझे जाना पड़ा, वक्त आने पर लौटूंगा। उस छोटी सी पर्ची ने मायरा के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। उसने बंद दरवाजों के पीछे फूट पड़ने वाली बारिश की तरह गहरी सांस ली। अब वो भागता हुआ सच नहीं चाहिए था, अब उसे सामना चाहिए था। उसने वीर को बुलाया। अब उसका पीछा नहीं करना, सीधे उसके सामने खड़ा होना है जहां भी वो मिलेगा। वीर ने बताया, मैडम, आखिरी बार उसे शहर की सीमा पर उस फैक्ट्री के पास देखा गया था जहां कल रात छापा पड़ा था। मायरा ने हथियार चेक किए, माथे से पसीना पोंछा और बिना एक शब्द बोले अकेले निकल पड़ी। सड़कें सुनसान थीं। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में दिल की धड़कनें साफ सुनाई देती थीं। हर मोड़ पर लगता था कोई छाया पीछा कर रही है। और मायरा के भीतर सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, इस बार सच से भागना नहीं, सामना करना है। फैक्ट्री के पिछवाड़े से वो अंदर दाखिल हुई। अंधेरा, नमी, टूटी दीवारें और हर कदम के साथ दिल का बोझ बढ़ता गया। मुख्य हॉल का दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही उसने झांका, एक जंग लगी मेज के पास हर्षित खड़ा था और उसके सामने आर्यन अग्रवाल। जैसे ही मायरा ने उस जंग लगी मेज के पास खड़े 2 चेहरों को देखा, उसके कदम ठिठक गए। हर्षित, जिसे वो अब तक एक रहस्य, एक मददगार और शायद एक दर्दनाक अतीत की परछाई समझ रही थी, उसके सामने खड़ा था। और उसके ठीक सामने था आर्यन अग्रवाल, शौर्य अग्रवाल का भाई। वही परिवार जो शहर के सबसे बड़े अवैध कारोबारों में लिप्त था। आर्यन की आंखों में एक भयंकर आग थी। उसका चेहरा अब किसी डरे सिकुड़े व्यापारी जैसा नहीं, बल्कि एक संगठित अपराधी जैसा दिख रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तू कौन है? मेरे भाई को जेल में डलवा दिया, मेरा पूरा कारोबार बर्बाद कर दिया, अब क्या लेने आया है? उसकी आवाज में जहर था। हर्षित, या जो भी नाम है तेरा, तू असल में है कौन? हर्षित शांत खड़ा था, न डर न घबराहट। उसकी आंखों में वैसी ही ठंडी स्थिरता थी जैसी किसी ऐसे इंसान की होती है जिसने आग को छू कर देख लिया हो। कुछ पल तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके होंठ धीरे से हिले। मैंने तुम्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की थी आर्यन, पर अफसोस मैं मिटा नहीं। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। मायरा का दिल जैसे रुक गया। और फिर हर्षित ने वो नाम लिया,
वो नाम जिसे सुनकर मायरा की दुनिया एक पल में ढह गई। मैं लौटा हूं, वेदांत चतुर्वेदी बनकर। मायरा की सांस एक झटके में थम गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक फिर से चीरा गया हो। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उसने 2 साल पहले आग, हादसे और खून में खो दिया था। उसी वेदांत की आवाज, वही ढंग, वही गहराई, मगर भिखारी के रूप में, फकीर की तरह, हर्षित के नाम से। यह कैसे संभव था? मायरा का हाथ रिवॉल्वर की पकड़ पर कस गया। वो आगे बढ़ी और आर्यन पर रिवॉल्वर तान दी। गुस्से में चीखी, एक भी कदम आगे नहीं आर्यन। और फिर उसकी नजरें हर्षित नहीं, वेदांत पर टिक गईं। उसकी आवाज कांप रही थी पर भीतर से निकली थी। अगर तुम वाकई वेदांत हो तो अब कोई झूठ मत बोलो, सब सच बता दो। वेदांत की आंखों में अनगिनत दर्द का सैलाब था। उसके शब्द गहरे और थके हुए थे। मुझे खुद नहीं पता था दुश्मन कौन है मायरा। जब तक सच का यकीन नहीं हुआ, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, तुम पर भी नहीं। माफ करना। मायरा की आंखों में आंसू तैर आए, पर इसके पहले कि वो कुछ कह पाती, आर्यन ने जेब में हाथ डाला। मायरा की पुलिसी आंखें तुरंत सक्रिय हुईं। एक झटके में उसने ट्रिगर दबाया। धड़ाक! गोली सीधी आर्यन की कलाई में लगी। उसके हाथ से बंदूक गिरकर फर्श पर खनखनाई। टीम को भेजो, मायरा ने वायरलेस पर कमांड दी। कुछ ही सेकंड में पुलिस यूनिट अंदर घुसी और आर्यन को काबू में कर लिया गया। चीख पुकार, दौड़ते कदमों की आवाजें, हथकड़ियों की खनक और फिर सन्नाटा। अब वहां सिर्फ 2 लोग थे, मायरा और वेदांत। वो सन्नाटा दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा रहा। धीरे धीरे मायरा की टूटी आवाज उभरी। तुम जिंदा थे, फिर भी मुझे अंधेरे में रखा। वेदांत ने सिर झुका लिया। मैं खुद टूटा हुआ था मायरा। जिस रात हादसा हुआ वो एक साजिश थी। मैं बच तो गया पर सब कुछ खो दिया था। अपना नाम, अपना घर, अपनी पहचान और सबसे बड़ा, तुम्हें। मायरा की आंखों में दर्द उभर आया। तुमने मुझे पत्थर की तरह अकेला छोड़ दिया था। क्या मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होती? क्या मैं तुम्हारे लिए लड़ नहीं सकती थी? वेदांत ने कहा। उस समय नहीं पता था दुश्मन कौन है। तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता था। जब तक मुझे सच का राज पता ना चल जाता, मैं सामने नहीं आ सकता था। इन शब्दों में सालों का बोझ, डर, प्रेम और मजबूरी सब कुछ था। फिर अचानक मायरा का दिल फट पड़ा। आंसू बह निकले, रिवॉल्वर हाथ से गिर पड़ी। वो आगे बढ़ी और वेदांत को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने बहुत दर्द दिया, बहुत, पर खोने का डर अभी भी सबसे बड़ा है। वेदांत की आंखें भी नम थीं। अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हमारी लड़ाई एक है, सच के लिए और एक दूसरे के लिए। कुछ हफ्तों बाद वेदांत ने खुद को सार्वजनिक किया, स्टेटमेंट दिए, साजिशें उजागर हुईं और एक बड़ा गैंग खत्म हो गया। वो चौराहा जहां कभी वो भीख मांगता था, आज उसके सच और संघर्ष की गवाही दे रहा था। और मायरा अब एक टूटी हुई विधवा नहीं थी, वो फिर से पूरी हुई थी, एक इंसान, एक पत्नी और एक मजबूत अफसर की तरह। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां वर्दी से नहीं, दिल से लिखी जाती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।